हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के सॉल्यूशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से लास्ट 31 तक सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, जिसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, देखेंगे हम लोग लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton, coefficient of static friction between being 0.5. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. ओके स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है, इसको एक्चुअली थोड़ा सा 3 डायमेंशन प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक आपका वर्टिकल वॉल है, एक ये वॉल है, आप देख रहे हैं रफ वर्टिकल वॉल है। और यहाँ पर एक ब्लॉक को इस तरह से रखा गया है और इस पर एक 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है अगेंस्ट दिस रफ वर्टिकल वॉल। क्वेश्चन में लैंग्वेज आप देख सकते हैं, अगेंस्ट दिस रफ वर्टिकल वॉल एक 40 न्यूटन का फोर्स इस पर हम इस तरह से लगाए। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं क्या होगा। अच्छा, इसका मास आपको दिया हुआ है, इट्स मास इज गिवन 2 kg। ठीक है, 2 kg का मास है। क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टूडेंट। मास दिया हुआ है दिस इज 2 kg। ठीक है, म्यू का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है दिस इज 0.5। चलिए ठीक है, 40 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, इस तरह से हम लगा रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा 15 न्यूटन का फोर्स पैरेलल टू द वॉल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। एक 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो पूछ रहा है कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं, अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में। इफ नो, फाइंड द फ्रिक्शन फॉर द एक्जेक्ट वॉल ऑफ द ब्लॉक। ओके, चलिए स्टूडेंट समझिएगा। अब इमेजिन कीजिए कि ये आपका वही ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम 40 न्यूटन का फोर्स स्टूडेंट लगा रहे हैं। 40 न्यूटन का फोर्स आपने अगेंस्ट दिस वर्टिकल वॉल इस तरह से लगाया, इस तरह से 40 न्यूटन का लगाया। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। भाई ब्लॉक पीछे तो जा नहीं सकता है, पीछे तो जा नहीं सकता है, वही वॉल है और इधर से तो हम पुश ही कर रहे हैं 40 न्यूटन के फोर्स से। तो ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा। मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, मोशन नहीं है मतलब इस डायरेक्शन में इसका नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर बात है। और जब नेट एक्सेलरेशन 0 होगा देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए कि इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक 40 न्यूटन का जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया और एक दूसरा वॉल इस ब्लॉक पे लगा रहा होगा। क्लियर है, ये इसको एक ब्लॉक जूम करना है। वॉल इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और ये 40 न्यूटन और वो रिएक्शन फोर्स, दो फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहा है दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिएक्शन फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा होगा इसका वैल्यू होगा 40 न्यूटन के बराबर। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब स्टूडेंट, अब जब रिएक्शन फोर्स का वैल्यू पता हो गया तो हम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू आर। चलिए अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। और जाहिर सा बात है जब रिएक्शन फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, म्यू आर। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। ये जो ब्लॉक इस पे जो हम रखे थे ये और वॉल के बीच का यही ना म्यू आपको दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये दोनों जो कांटेक्ट सरफेस है ये वॉल और इस ब्लॉक के बीच का, इसका रिएक्शन फोर्स ये हम निकाल लिए, दिस इज 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं, दिस विल बी 0.5 इंटू 40 और ये आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट निकाल दिया। चलिए ठीक है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट आगे और भी कहा जा रहा है कि इस पर एक दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का पैरेलल टू द वॉल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया 15 न्यूटन का फोर्स, तो 15 न्यूटन का ये हॉरिजॉन्टल हो गया और इस तरह से करते तो वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मान लेते हैं कि 15 न्यूटन का फोर्स इस पे इस तरह से 15 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाएगा।
ऐसे 15 न्यूटन का लगाया गया। चलिए, तो एक तो 40 न्यूटन का लगाया गया था, उसका कहानी खत्म भाई, उसको बैलेंस कर दिया रिएक्शन फोर्स, वहां से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल दिए। एक जो 15 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स और लग रहा है, इसका वेट, इसका मास है 2 kg, तो वेट एक नीचे की ओर लग रहा होगा 20 न्यूटन। मतलब अब इसको सिचुएशन को थोड़ा सा यहां पर इस तरह से दिखाया, समझिएगा, ये आपका ब्लॉक है, इस पर एक 15 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और एक 20 न्यूटन 2g mg वेट हो गया, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है। एक 40 न्यूटन वाला जो 3 डायमेंशन आप समझ रहे हैं, उसको बैलेंस कर दिया, वो वहां से वैल्यू निकाल लिए। अब ये दो फोर्स इस पर लग रहा है, तो फाइनली इस पर नेट जो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, उसका मोशन कुछ उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 40 न्यूटन का तो कहानी खत्म हो गया, उसको तो रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों फोर्स आपका क्या है भाई, ये दोनों फोर्स जो है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, सिंपल वेक्टर, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एंड दिस विल बी, चूंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स F है, कैपिटल F है, तो इसका वैल्यू होगा, दिस विल बी 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्लियर है, दिस विल बी 225 प्लस 400, दिस इज 625 एंड दिस विल बी 25 न्यूटन, क्लियर है। चलिए 25 न्यूटन, ये दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया 25 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब यहां से अब हमारा क्लियर हो जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू निकाले 20 न्यूटन, वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई। तो अब फाइनली क्या है, आपने इस पे दो फोर्स लगाया था, एक 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया था, एक 40 न्यूटन का इस तरह से लगाया। 40 न्यूटन को तो बैलेंस किया, ठीक है। 15 न्यूटन ये आपने जो लगाया, और इस पर एक अर्थ जो लगा रहा था वेट, इसका, ये दोनों फोर्स के कारण इसका टेंडेंसी होगा इस डायरेक्शन में मूव करने का। अच्छी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ये डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। मान लिया अगर ये थीटा एंगल हुआ, तो ऑल्सो ये थीटा एंगल हुआ, तो हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 20, ये लेंथ हो गया 20 डिवाइडेड बाय 15, 20 by 15, दिस इज 4/3, तो tan थीटा 4/3, इसका मतलब थीटा 53 डिग्री। ये वैल्यू बहुत बार स्टूडेंट आ चुका है, पहले बहुतों बार आ चुका है फिजिक्स में। जो लोग नहीं जान रहे हैं, वीडियो को पहले से जो देखते आ रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे, डिटेल हम बता चुके हैं, ठीक है। ये कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है जो बहुत बार आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 53 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने 15 न्यूटन का जो फोर्स लगाया, 14 न्यूटन का कहानी खत्म, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक जो वेट लग रहा है, इसके कारण इस पे नेट फोर्स इधर लगने लगेगा 25 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, 53 डिग्री एंगल विथ 15 न्यूटन फोर्स, और इसका टेंडेंसी होगा इधर मूव करने का, क्लियर है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि भाई किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये मूव करेगा, क्या मूव करेगा, तो हाँ भाई यस, ये मूव तो करेगा, क्लियर बात है, ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, देखिए इस पर नेट फोर्स 25 न्यूटन का एक ये लग रहा है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इसका रिलेटिव मोशन होता है, अब इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन टेंडेंसी होगा, यही जो ब्लॉक था, अब इसका टेंडेंसी होगा ऐसे 53 डिग्री पे ऐसे जाने का, ऐसे ऐसे टेंडेंसी होगा जाने का। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करेगा, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का लगेगा। अब चूंकि इसका वैल्यू 25 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो निश्चित रूप से ये मूव करेगा, तो ये मूव करेगा, यस मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एट 53 डिग्री विथ 15 न्यूटन फोर्स, जो 15 न्यूटन का फोर्स है उसके 53 डिग्री एंगल पर ये मूव करेगा। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। सपोज कीजिए कि अगर पूछता कि भाई इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्वेश्चन अगर पूछता, क्वेश्चन पूछा नहीं है, नेट फोर्स अगर इस पे पूछता कि कितना लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स जो है वो लगता है 25 माइनस 20 नेट फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ 15 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन पूछता है कि भाई ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, ये ब्लॉक फाइनली मूव करेगा 5 न्यूटन के फोर्स से इस तरह से मूव करेगा, क्लियर है, 5 न्यूटन के फोर्स से इस तरह से मूव करेगा। और कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अगर मान लिया पूछता, तो भाई नेट फोर्स 5 न्यूटन, इसका मास है 2 kg, मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक का इस तरह से मोशन होता। दिस इज फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन है, अ पर्सन 40 kg इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग वन वॉल A by his hands and feet and the other wall B by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the walls is 0.8 and that limiting friction acts at all the contacts A so that the person pushes the two walls with equal forces. B, find the normal force exerted by
आइदर वॉल ऑन द पर्सन। ओके, फिगर आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे इसका मास आपको दिया हुआ है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन दो वॉल के बीच में कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इस पर्सन का मास दिया हुआ है, दिस इज 40 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये वॉल और ये पर्सन का जो कांटेक्ट है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, दिस इज 0.8। तो क्वेश्चन हम स्टूडेंट हमने पहले पार्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्सेज। ये जो दो वॉल को पुश कर रहा है, वॉल ए को भी पुश कर रहा है हैंड से, फिट से, और वॉल बी को भी अपने बैक साइड से पुश कर रहा है, तो इक्वल फोर्स से पुश करेगा विथ इक्वल फोर्सेज। क्लियर है स्टूडेंट? जाहिर सा बात है स्टूडेंट, इस चीज को समझने के लिए भाई इक्वल फोर्स से पुश करेगा तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका एफबीडी वगैरह दिखाना होगा, ये कैसे कैसे ये पहले तो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ये कैसे कैसे किस तरह से लगा रहा है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि जो जो फोर्स लगा रहा है क्या उसका वैल्यू इक्वल हो रहा है कि नहीं, वॉल ए और वॉल बी के लिए। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लग रहा होगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर इस वॉल को मान लिया पुश कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, तो ये वॉल जो है इस पर एक सर्टेन वैल्यू का रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर बात है? इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स जो इस पे लगा रहा होगा R1 वैल्यू का, ये वॉल इस पे लगा रहा होगा। अच्छा, यहाँ भी ये इसको पुश कर रहा है वॉल को, तो वॉल इस पर क्या कर रहा होगा, वॉल यहाँ भी इस पे सर्टेन वैल्यू का एक रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पे R2 लगा रहा होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ भी ये वॉल बी को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो वॉल बी इस पर इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाया होगा, इसको मान लेते हैं R3। क्लियर बात है? अब इस पर्सन का सर्टेन मास भी है, तो अभी तो क्या है कि पर्सन बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो ठीक है, इसका हम फोर्सेज वगैरह इक्वेट करेंगे। एक चीज और, इसका एक वेट नीचे क्यों लग रहा होगा, इस पर्सन पे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये 3 फोर्स तो लग ही रहा होगा। एक इसका वेट, मास 40 है, तो इसका एक वेट हम दिखा देते हैं, ये वेट नीचे क्यों लग रहा होगा, 40G में 400 न्यूटन का फोर्स एक नीचे क्यों लग रहा होगा। और अब जाहिर सा बात है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में तो इसको जो भी ये फोर्सेस लग रहे होंगे वो अपना बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये जो अब फोर्स इस पे लग रहा है 400 न्यूटन का, इसके चलते इसका टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, रिलेटिव मोशन नीचे की ओर होगा, जिसके चलते वॉल जो है इसका जो भी कॉन्टैक्ट है, हाथ पैर सब जगह फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, ऊपर क्यों लगाएगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो लगाया, लेट दिस इज F1। क्लियर बात है? इस F1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और रिएक्शन फोर्स R1 है, तो F1 का वैल्यू होगा म्यू R1। बहुत ही क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर भी वॉल इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, भाई इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जिसको दिस विल बी म्यू R2। क्लियर है? यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, दिस विल बी लेट दिस इज F3, और इसका भी वैल्यू आप समझ सकते हैं, दिस विल बी म्यू R3। क्लियर है? अब इस पर्सन पे और कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। चलिए, तो जब नहीं लगेगा तो एक एक करके हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये पर्सन जो है इक्वल फोर्स लगा रहा है, दोनों वॉल पे इक्वल फोर्स लगा रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बात के लिए, चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दिया हुआ है कि अपने आप को ये बैलेंस किया है, मतलब इस पर नेट फोर्स जो भी है जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ऑन पर्सन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, in horizontal direction बराबर जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स जो भी लग रहा है वो सब जीरो है। इसका ये मतलब हुआ, देखिए ये R1 और R2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, R3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 प्लस R2 ये दोनों वैल्यू मिलके R3 हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये R1 प्लस R2 है, ये कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स ऑन पर्सन बाई वॉल ए जो इस पर्सन पे जो फोर्स लगा रहा है वही ना फोर्स है, R1 प्लस R2। क्लियर बात है? चलिए ठीक है। और ये R3 कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स ऑन पर्सन बाई वॉल बी जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा, ए वॉल जो पर्सन पे जितना फोर्स लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये पर्सन भी ए वॉल पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। पक्का बात है ना? जितना फोर्स ये इस पर लगाया उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन पर्सन ए बाई वॉल है, इतना यही सेम वैल्यू होगा, दैट इज फोर्स ऑन वॉल ए बाई पर्सन।
क्या क्लियर बात है ना, वॉल पर्सन पे इतना फोर्स लगाया तो पर्सन भी वॉल पे इतना ही फोर्स लगाया होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ N3L से इतना ही फोर्स पर्सन भी वॉल पे लगाया होगा। चलिए इक्वल टू ये R3 कौन सा फोर्स है भाई, ये वॉल बी इस पर लगाया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार सेम वैल्यू का फोर्स ये भी इस पर लगाया होगा, तो फोर्स ऑन वॉल बी बाई पर्सन, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था कि भाई पर्सन जो है वॉल ए पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही वॉल बी पे लगा रहा है, ये हम लोगों को प्रूफ करना, तो दैट्स वेरी इजी, ऐसा लिखने का जरूरत है तो इवन देना आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे पार्ट में, चलिए अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट हम लोगों को क्या पूछ रहा था, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। अब नॉर्मल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स से तो निकाल के हम लोग पहला चीज प्रूफ कर दिया, वर्टिकल वाला ऑब्वियसली बाकी है, तो वर्टिकल वाले में आप देख सकते हैं, वर्टिकल वाले में भी क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है इक्वल्स टू 400 न्यूटन होगा ना, क्लियर है। चूंकि बैलेंस किए हुए हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 400 न्यूटन, क्लियर है। ये म्यू R1 प्लस म्यू R2 प्लस म्यू R3 सब में म्यू कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 400, क्लियर है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 0.8, ठीक है, तो 8/10, तो यहाँ पर से ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 400 इंटू 8/10 है तो ये 10/8, यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू ये आपका हो गया 500 वैल्यू निकल गया। ध्यान दीजिएगा एक और हम लोगों को पहले से रिलेशन पता है, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है R3 के बराबर है, तो इतना की जगह R3 हम रख सकते हैं, R3 प्लस R3 इक्वल्स टू 500, तो 2R3 500, इसलिए R3 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। R3 क्या है, ये वॉल बी जो है इस पे जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो किसी भी एक वॉल से तो R3 का जितना वैल्यू हुआ 250 न्यूटन, वॉल ए जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उतना ही वैल्यू होगा R1 प्लस R2 का, चूंकि R1 प्लस R2 R3 के बराबर है। R1 प्लस R2 क्या है, वॉल ए जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों वॉल सेम वैल्यू का रिएक्शन फोर्स लगाएगा, कितना वैल्यू का 250 न्यूटन का, क्लियर स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था और अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 31 है, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length small l. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu and that between the block is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller blocks separates from the bigger block. Okay. स्टूडेंट सीन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं एक बिगर ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है, एक स्मॉलर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है, और शुरू में ठीक है इस पूरे सिस्टम को एक वेलोसिटी v दे दिया जाता, मतलब इसका भी वेलोसिटी v हो गया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका भी वेलोसिटी v हो गया पूरे सिस्टम का, ठीक है। दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाई 2 है, और ये रोड और बिगर ब्लॉक के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बड़े वाले ब्लॉक का मास ये लेंथ आपका स्मॉल एल दिया हुआ है, तो हम लोगों को स्टूडेंट कैलकुलेट करना है कि कितने देर में ये स्मॉलर ब्लॉक जो है इससे अलग हो जाएगा, बड़े वाले ब्लॉक से अलग हो जाएगा, कितने देर में वो टाइम हमें निकालना है भाई। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि अलग होगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि अलग होगा तभी तो वो टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और तभी उसका सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन आंसर है। चलिए ये तो ऐसे बात हो गया। दूसरा समझना होगा कि कैसे अलग होगा, कैसे अलग होगा, क्यों अलग होगा। देखिए इसमें नॉर्मली इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। पहला इसमें तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है ये कि भाई शुरू में अभी क्या है कि सिस्टम को एक हम सर्टेन वेलोसिटी दे दिए, इसका भी वेलोसिटी भी है, इसका भी वेलोसिटी भी है, सेम वेलोसिटी है, मतलब कि भाई दोनों ब्लॉक का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसका भी सेम वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो ऑब्वियस है रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो गया। जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, कोई मोशन नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं, और जब फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में लगेगा ही नहीं तो भाई वो उससे अलग कैसे होगा। कोई तो फोर्स एक चाहिए दोनों के बीच में, ऐसा कोई फोर्स तो लगना चाहिए सो दैट कि कुछ आगे पीछे होना दोनों शुरू हो, दोनों कुछ आगे पीछे होना शुरू होगा तभी तो सेपरेट होगा, तभी तो मान लिया नीचे गिरेगा या जो भी ऐसा कुछ सीन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये दोनों अलग होंगे, कैसे समझिएगा। आपने जैसे ही दोनों को सेम वेलोसिटी दिया, इट्स ओके,
ठीक है। अभी क्या है, वेलोसिटी देने के पहले, इस सिस्टम को वेलोसिटी देने के पहले सब रेस्ट में, पूरा सिस्टम रेस्ट में। ये बड़ा वाला ब्लॉक भी जो है, ये जो रोड जो है, ये जो रोड है इसके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है, रेस्ट में। जैसे ही आपने वेलोसिटी दिया, क्या हुआ, अभी इस रोड के रिस्पेक्ट में इसका सर्टेन वेलोसिटी हो गया, सर्टेन वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जैसे ही इसका सर्टेन वेलोसिटी होगा तो ये रोड इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर बात है, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए इसको हम लोग अलग अलग एफपीडी ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही आपका सीन क्लियर होगा। और देखते हैं, पहले इस बात को समझते हैं स्टूडेंट कि कैसे अलग होगा और किस डायरेक्शन में, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा तो क्यों गिरेगा, लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो ये आपका ब्लॉक कैपिटल एम को हम दिखा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये रोड जो है, जैसे ही इसको सर्टेन वेलोसिटी दी है तो ये रोड इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा ना, पक्का बात है, लगाएगा भाई। मान लेते हैं ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया दिस इज F1। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब इसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा, इसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा। ऑब्वियस है, चूंकि एक्सेलरेशन इसको इस डायरेक्शन में मिला तो वेलोसिटी घटना शुरू होगा। अब जैसे ही वेलोसिटी घटना शुरू हुआ, अभी शुरू में तो दोनों को सेम वेलोसिटी दिया गया, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, कोई रिलेटिव मोशन चूंकि नहीं है। लेकिन जैसे ही अब इसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा तो रिलेटिव मोशन हो गया। शुरू में इसका वेलोसिटी, कैपिटल एम का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो था, सेम वेलोसिटी, लेकिन अब इसका वेलोसिटी घटने लगा तो अब इसका सर्टेन वेलोसिटी हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो सर्टेन वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव मोशन अब शुरू हो गया। क्लियर है, जब रिलेटिव मोशन शुरू होगा तो अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा समझिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का हमेशा ध्यान रखिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को अपोज कर सकता है, अपोज हमेशा करता है ऑलवेज। और जिस कारण से वो रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का टेंडेंसी होता है कि उस कारण को खत्म करे। क्लियर है, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, अभी क्या हुआ कि अब इसका वेलोसिटी घटने लगा जिसके कारण रिलेटिव मोशन हुआ दोनों ब्लॉक के बीच में। शुरू में तो नहीं था, सेम वेलोसिटी था। अब इस कारण से चूंकि रिलेटिव मोशन शुरू हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा था, इस डायरेक्शन में, इसी फोर्स के कारण ना इसमें इसका वेलोसिटी घटा और रिलेटिव मोशन हुआ, तो ये चाहेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये छोटा वाला ब्लॉक इस पे अब इस डायरेक्शन में लगा देगा भाई कि इसका वेलोसिटी घटे नहीं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F2 लगा देगा। ये कहेगा, ये चाहेगा, ये इस तरह से इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि इसका वेलोसिटी जो घटना शुरू हुआ जिसके चलते रिलेटिव मोशन हुआ वो वेलोसिटी घटे नहीं, मतलब इसको खत्म करना चाहेगा, मतलब ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर बात है। और जब ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा तो अगेन मान लेते हैं ये स्मॉल m का हम यहाँ पे FBD ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है, ये स्मॉल m का FBD है। ठीक है, तो भाई जब स्मॉल m इस कैपिटल M पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है तो ये कैपिटल M भी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ये छोटा वाला ब्लॉक का नीचे वाला जो पार्ट है, क्लियर है, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। क्लियर, चलिए अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब ये छोटे वाले ब्लॉक पर तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, जिसके चलते क्या होगा, छोटे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी इधर था, इस पर और कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्वियस है। और एक आपका वेट वगैरह लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो वो सब तो सारे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को फोकस करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लगेगा, F2 फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फोर्स के कारण क्या होगा, फाइनली इसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा, इसका भी वेलोसिटी घटेगा, इसका इस डायरेक्शन में मोशन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, M का भी अब M पे दो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक F1 फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक F2 फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब ये हमें चेक करना होगा कि भाई F1 और F2 में किसका वैल्यू ज्यादा है, सो दैट कि हम ये क्लियर हो सके कि इसका फाइनली एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एंड सो दैट कि हम ये क्लियर हो सके कि इसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। क्लियर है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए अब हम लोगों को F1 और F2 का थोड़ा सा वैल्यू निकाल के देखते हैं, बहुत ज्यादा वहां से सीन क्लियर होगा। F1 और F2 का वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सा बात है स्टूडेंट रिएक्शन फोर्स का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग बहुत तेजी से सबका FBD ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन फोर्स लगेगा ये सब देख लेते हैं। इसका एक वेट mg यहाँ पे लगेगा, एक इसका वेट mg स्मॉल mg यहाँ पे लगेगा। चलिए ठीक है, ये जिस सरफेस पे, ये जो रोड पे रखा हुआ, ये रोड इस पर मान लेते हैं रिएक्शन फोर्स लगा दिया है, रिएक्शन फोर्स लगा दिया है R1। क्लियर है, चलिए ठीक है, ये कैपिटल M, इसके ऊपर जो स्मॉल m रखा हुआ है, इसे स्मॉल m पे मान लेते हैं ये जो रिएक्शन फोर्स लगाया था कैपिटल M, ये R2 लगाया था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कैपिटल M पर लगाएगा, R2 फोर्स लगाएगा। क्लियर है, बहुत बार ये सब काम हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा।
चलिए ठीक है, और कोई पुल्ली वगैरह कुछ तो टेंशन वगैरह कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई F1, चलिए एक एक करके निकालते हैं पहले। बहुत आसानी से हम लोग F1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। F1 का वैल्यू देखिए, F1 क्या होगा, ये F1 है, ये लोड और बड़ा वाला ब्लॉक जिसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, तो F1 इक्वल्स टू म्यू, और ये लोड और बड़े वाले ब्लॉक के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका रिएक्शन फोर्स क्या है, R1 है, म्यू R1, क्लियर है, म्यू R1, ठीक है। अब ऑल्सो क्या भाई, R1 का वैल्यू जो है R2 प्लस mg के बराबर होगा, R1 का वैल्यू R2 प्लस mg के बराबर होगा, R1 इक्वल्स टू R2 प्लस mg, क्लियर है। और भी क्या होगा, R2 का वैल्यू mg के बराबर होगा, स्मॉल mg के बराबर, एंड R2 का वैल्यू स्मॉल mg के बराबर। भाई इसका भी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सब समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहां से इसलिए F1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू R1, मतलब कि म्यू R1 की जगह R2 प्लस कैपिटल mg, म्यू R2 की जगह स्मॉल mg प्लस mg, और यहां से ये आपका निकल गया म्यू mg प्लस म्यू mg, इसलिए F1 का वैल्यू निकल गया म्यू mg प्लस म्यू mg, म्यू कैपिटल mg, क्लियर है। F2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। F2 का बहुत ही आसान है, एंड F2 का वैल्यू ऑल्सो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, बड़ा वाला ब्लॉक और छोटा वाला ब्लॉक, इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ/2 दिया हुआ है, तो दिस विल बी μ/2, और इसके बीच का, ये कॉन्टैक्ट के बीच का रिएक्शन फोर्स क्या है, R2 है, R2 ध्यान दीजिएगा, R2, तो R2 का वैल्यू है म्यू स्मॉल mg, इसलिए म्यू mg/2, ये F2 का वैल्यू हो गया, ध्यान दीजिएगा F2 का वैल्यू आया म्यू mg/2, और F1 का वैल्यू म्यू mg प्लस म्यू का वैल्यू, ऑब्वियसली F1 बड़ा है, मतलब इसको आप और भी ज्यादा क्लियर इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए F1 को देखिएगा, म्यू mg को हम लिख सकते हैं म्यू mg/2 प्लस म्यू mg/2 और प्लस ये म्यू कैपिटल mg, इसी को हाफ ऑफ कर दे, दोनों मिलकर फिर इतना हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब यहां से एक बात तो बहुत ही क्लियर है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो F1 का जो वैल्यू है, इसलिए F1 का वैल्यू F2 से बड़ा है ना, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। जब F1 का वैल्यू F2 से बड़ा होगा, इसका मतलब नेट फोर्स ये कैपिटल M का इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस पर सिर्फ F2 फोर्स लग रहा है, इस पर ये F1 नेट फोर्स F1 माइनस F2 लग रहा है, जिसका वैल्यू F2 से बड़ा होगा, F1 माइनस F2 भी करेंगे तो भी उसका वैल्यू म्यू mg प्लस इतना आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म कैंसिल होगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स, इसका जो नेट फोर्स लगेगा कैपिटल M पे F1 माइनस F2 इस डायरेक्शन में, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका वैल्यू कम होगा, मतलब कि इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब कि इसका स्पीड, नीचे वाला का स्पीड तेजी से कम होना शुरू होगा, तेजी से घटना शुरू होगा, स्पीड इसका भी घटना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, मोशन दोनों का इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसका भी मोशन इसी डायरेक्शन में रहेगा और इसका भी मोशन इसी डायरेक्शन में है, जा रहा है दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट वार्ड ही जा रहा है, लेकिन स्पीड दोनों का घट रहा है, क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस पर तो क्लियर है, एक ही फोर्स लग रहा है इधर, इस पर भी चूंकि F1 बढ़ा तो इधर नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों का स्पीड घटेगा और इसका स्पीड ज्यादा तेजी से घटेगा, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है F1 माइनस F2, यहां से एक बात और भी आप समझिए, एंड F1 माइनस F2, ये इसका भी वैल्यू F2 से बड़ा है, F1 माइनस F2 भी करेंगे तो भी इतना टर्म आएगा, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, और जो कि इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है, तेजी से इसका स्पीड घटेगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, इसका स्पीड भी घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। नतीजा क्या होगा, ये धीरे धीरे स्लिप करेगा और ये आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे। क्लियर है सिचुएशन, ठीक है। इसका स्पीड तेजी से घट रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पीछे होते चला जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे होते चला जाएगा। इसका स्पीड भी घट रहा है लेकिन धीरे धीरे घट रहा है, और एक सीन आएगा, एक सिचुएशन आएगा स्टूडेंट, कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा, और कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं ये आपका बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये छोटा वाला ब्लॉक जो है एकदम धीरे धीरे आगे की ओर घसकने लगेगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा, घसकते घसकते छोटा वाला ब्लॉक कुछ इस तरह से मान लिया, और ये ऐसे 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 करके गिर जाएगा।
ठीक है, मान लेते हैं एग्जैक्टली ये जो टाइम हुआ यही टाइम है, t इक्वल टू टी, टी टाइम के बाद ये सीन आता है। क्लियर है स्टूडेंट, टी टाइम के बाद ये सीन आता है। इतना भाषण से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था आपको क्लियर करना कि भाई ये गिरेगा, ये क्लियर है, और ये इस तरह से इसके आगे गिरेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, खासकर जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछा जाता है। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए और ये पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए कि ये गिरेगा वाला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन नहीं गिरेगा, तीसरा ऑप्शन गिरेगा आगे की ओर गिरेगा, तीसरा गिरेगा इसके पीछे की ओर गिरेगा। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, इतना के बाद ही आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं टाइम का वैल्यू भाई, कि टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड यहाँ पे होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना। हम जनरल मेथड से भी बनाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, पहले रिलेटिव वेलोसिटी से इसको क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होगा। क्यों आसान होगा ये समझिए पहले कैसे। देखिए यहाँ पे क्या क्या डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, ये इस बात को समझिएगा। देखिए शुरू में दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब कि अगर हम बात करें यू एम एम, रिलेटिव वेलोसिटी में चले जाइए। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। जिसको दिक्कत है आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, अब तो वीडियो का जमाना है, पॉज करके लिखिए, बार-बार वीडियो देखें। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, और जो कि 0 है, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि इनिशियली दोनों का सेम वेलोसिटी है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, चलिए ओके। दूसरा साथ साथ हम लोगों को ये भी अब क्लियर है यहाँ के सीन से, ये स्मॉल m जो है फाइनली इसके रेस्पेक्ट में फाइनली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में, तो इसका लेंथ L है, तो फाइनली ये L लेंथ ही ट्रैवल किया कैपिटल M के रेस्पेक्ट में, आपके मेरे रेस्पेक्ट में नहीं। आपके मेरे रेस्पेक्ट में तो भाई हम कहेंगे कि इतना ये ट्रैवल किया, कुछ इस तरह का। ठीक है, लेकिन इस कैपिटल M के रेस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन इस पर खड़ा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहेगा भाई ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो ये कहेगा ये तो L डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है ना, ये पर्सन अगर इस पर कोई खड़ा होगा। क्लियर है ना, मतलब कि डिस्टेंस या बेटर टू से डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये भी हम लोगों को दिया हुआ है, दिस इज स्मॉल l। क्लियर है, चलिए ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ऑब्वियस है, ये हम इतना नहीं भी समझाते, सीधे पहुंच जाती है भाई ये इस पे गिरा और कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ये भी हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी दिया हुआ है इतना। अब समझिएगा जब ये इतना दिया हुआ है तो देखिए एक्सेलरेशन, ये टाइम निकालना बहुत ही आसान होता है भाई। ये यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो umm इंटू t प्लस हाफ amm इंटू t स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ से सब चीज आपको पता है, ये पता है, ये पता है, सिर्फ टाइम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन निकालने तो बहुत आसानी से हम लोग टाइम का वैल्यू निकालेंगे, कितने दिन में सेपरेट हुआ, चूंकि इतना ही टाइम में टी टाइम में ही तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग पहले देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जाहिर सा बात है आपको दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना होगा। जब एक्सेलरेशन आप दोनों अलग अलग निकाल लेंगे तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं स्टूडेंट इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अच्छा इसका नेट फोर्स ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। चलिए अब इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन और फिर इसके लिए लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। इस पर नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लैंग्वेज में ये बेहतर होगा लिखना, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी किधर निकलेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट कितना लग रहा है, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू इसका मास हो गया m, और इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दीजिए। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ये जो है, लेट दिस इज A कैपिटल M, और इसका भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा। इसका तो बहुत ही क्लियर भाई, एक ही फोर्स ही लग रहा है इधर, तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसके एक्सेलरेशन को दिखा देते हैं a स्मॉल m। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया m a m। क्लियर है, चलिए ठीक है। यहाँ से
F1 का वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, F1 का वैल्यू दिस इज म्यू एम जी, मतलब इसी चीज को अलग से ब्रेक करके लिख देते हैं समझने के लिए। तो दिस इज म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी, तो दिस इज म्यू, यहाँ पे म्यू जी कॉमन आएगा तो म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल माइनस, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है। F1 माइनस F2, माइनस F2 कितना है, म्यू एम जी बाई टू, तो म्यू एम जी बाई टू इक्वल्स टू एम इंटू एम, सॉरी एम इंटू ए कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ये निकल रहा है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, दिस इज म्यू एम जी स्मॉल एम माइनस म्यू एम जी बाई टू, तो इसको ये हो जाएगा म्यू एम जी बाई टू प्लस ये म्यू कैपिटल एम जी एम ए एम, इसीलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया, दोनों तरफ ये एम को इधर लेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी म्यू एम जी बाई टू एम, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू जी, ठीक है, म्यू जी, ये क्या हो गया टुवार्ड्स लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट, सीधा लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन किसका निकला, कैपिटल एम ब्लॉक का, ध्यान दीजिएगा ये एक्सेलरेशन निकला है आपके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब एक ही बात है, जिसके रेस्पेक्ट में कहिए, ये इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हम लोग निकाले, क्योंकि ऐसे भी समझिएगा न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोग अप्लाई किए, या न्यूटन्स लॉ जो होता है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहां से अब ये हमारे आपके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इसका निकल गया, फिर उसी तरह अभी इसका एक्सेलरेशन निकलेगा आपके रिस्पेक्ट में, या मेरे रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे माइनस करके, क्लियर है, जैसा रिलेटिव मोशन में कर देते हैं। वन थिंग, अब चूंकि रिलेटिव मोशन निकालेंगे आप समझिए, देन इट वुड बी बेटर टू इसको हम लोग लिखें वेक्टर के टर्म में, तो अब ये इतना एक्सेलरेशन m का है लेफ्ट के तरफ, इसको वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ m, ध्यान दीजिएगा इसको वेक्टर आप लिखना है, वेक्टर, अब ये लैंग्वेज में इतना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, अब ये वेक्टर का साइन लगा दिए, इसका मैग्नीट्यूड है म्यू एम जी बाई टू एम प्लस म्यू जी, ठीक है, और इसका डायरेक्शन देखिए माइनस आई लिख दे, माइनस आई, क्लियर है, माइनस आई टुवार्ड्स लेफ्ट, मतलब टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए हम माइनस आई लिख दिए, यहां से और भी ज़्यादा क्लियर होगा, वेक्टर में लिख देंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से स्मॉल एम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, समझ रहे हैं हम लोग क्यों इतना करते जा रहे हैं, भाई हमको एक्सेलरेशन ये निकालना था जिसके लिए दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कि इक्वेशन लिखना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है। चलिए अब स्मॉल एम का एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो स्मॉल एम के लिए अगेन इसका भी आप समझ रहे हैं, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगेन आप लिख सकते हैं नेट फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट, नेट फोर्स टुवार्ड्स लेफ्ट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन टुवार्ड्स लेफ्ट, आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भाई एक ही लग रहा है F2, इसका मास स्मॉल एम है और इसका एक्सेलरेशन हम लिखना है ए स्मॉल एम, ठीक है। चलिए F2 का वैल्यू म्यू एम जी बाई टू, म्यू एम जी बाई टू एम ए एम, और इसीलिए यहां से ए एम का वैल्यू निकल गया, एम और एम कैंसिल होगा, दिस विल बी म्यू जी बाई टू, म्यू जी बाई टू, और म्यू जी बाई टू ये क्या होगा माइनस आई एक्सिस, ये भी निगेटिव एक्सिस है, मतलब इसको अगर यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट तो फिर अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए ए एम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो म्यू जी बाई टू माइनस है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोगों को एक्सेलरेशन स्टूडेंट निकल चुका है, ध्यान दीजिएगा दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकल गया है, सो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम करना होगा, स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम करना होगा, तो क्या करते हैं ए एम माइनस ए एम, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन जो अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, आपके मेरे रिस्पेक्ट में है, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, उन दोनों को माइनस करते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत बार किए। चलिए ठीक है, ए एम माइनस कैपिटल एम, तो ये दोनों का वैल्यू रखना है आपको, दिस इज वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ से आपका क्या होगा, ए एम ये हो गया म्यू जी बाई टू माइनस आई माइनस, अच्छा ये माइनस लिखेंगे, इतना माइनस करेंगे तो ये माइनस, जो माइनस आई है इसको प्लस कर दें तो ये प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया म्यू स्मॉल एम जी बाई टू एम, म्यू एम स्मॉल एम जी बाई टू एम आई, और प्लस म्यू जी आई,
प्लस म्यू जी आई, और यहाँ से स्टूडेंट वैल्यू आपका निकल जाएगा, ये म्यू जी आई है, ये माइनस म्यू जी बाई टू आई है, तो म्यू जी बाई टू बच जाएगा, तो म्यू जी बाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू एम जी बाई टू एम प्लस म्यू एम जी बाई टू एम, और ये इतना आई। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, तो अब ये हमारा वैल्यू निकल चुका है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ये आप देख सकते हैं, और इसका डायरेक्शन भी आई डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका सब वैल्यू पुट करते चलते हैं। दिस इज, ये एल हो गया, दिस इज 0 इंटू टी प्लस हाफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, म्यू जी बाई टू, म्यू जी बाई टू प्लस प्लस म्यू स्मॉल एम जी बाई टू एम इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ से ऐसा करते हैं, ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, ये 4 आएगा, तो ये 4 को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4l हो गया। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ कॉमन आ रहा था, म्यू जी कॉमन आएगा, तो इसमें बच जाएगा, ये तो पूरा का पूरा टर्म ही कॉमन हो गया, तो ये 1 प्लस म्यू जी स्मॉल एम बाई कैपिटल एम टी स्क्वायर। अच्छा ये m को फिर इधर ले जाते हैं इधर, तो 4l कैपिटल M, ये म्यू जी m प्लस m टी स्क्वायर, और यहाँ से आप समझ सकते हैं t का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट कर देंगे टोटल में, ये हो जाएगा 4lm बाई म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को देखिए जनरल तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, जनरल तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज ना करें तो क्या करना होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना करना होगा कि एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग निकाल चुके हैं, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल दिया, अब रिलेटिव का जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, अब टी टाइम में दोनों जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतना कीजिए, और उतना दोनों का डिस्प्लेसमेंट का जो माइनस होगा वही एल होगा। ये क्या किया, ये यहाँ से यहाँ इतना चला, ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ इतना चला, मतलब एल ज़्यादा चला, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे तो एल का वैल्यू के बराबर होगा, और दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि दोनों का दोनों जो है रिटार्डेशन में चल रहा है। क्लियर है? दोनों का स्पीड घट रहा है ना, रिटार्डेशन में चल रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का कितना ले लेंगे, v ले लेंगे। क्लियर है? चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसको जनरल तरीके से बना दिए हैं। दिस इज एस एम मींस स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है, टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो लिखे हैं, उसके लिए ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिएगा, आपको रिलेटिव वाली बात नहीं हो रही है। स्मॉल एम का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v था। कैपिटल एम का भी अब डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, टी टाइम में जो ट्रैवल किया उसका भी इनिशियल वेलोसिटी v होगा, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है हाफ m, इसका एक्सेलरेशन कितना है ये हम लोग निकाल चुके हैं, ए एम का वैल्यू, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, टी स्क्वायर, और जाहिर सा बात है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना चला, ये इतना डिस्टेंस चला टी टाइम में, और ये कितना चला, ये इतना चला, मतलब लगभग ये ऑलमोस्ट ये जस्ट जब एकदम जस्ट ये गिरेगा तो मतलब ये एल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, सेम टाइम में स्मॉल एम वाला एल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ट्रैवल किया। कहने का मतलब है दिस इज एम, जो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया माइनस ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव, ये माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल के बराबर होगा, दोनों का जब इतना माइनस करेंगे ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, सबका दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।